तो कक्षा 9वीं हमारा विषय है गणित भाग 2 और घटक है भूमिति के मूलभूत संबंध। हमारा पहला पार्ट है भूमिति के मूलभूत संबंध। तो उस पहले पार्ट में हम कुछ भूमिति के मूलभूत संबंधों की अध्ययन करने वाले हैं। इसके पूर्व कक्षा में अपने कुछ संबंध देखे हैं, जैसे कि बिंदु, प्रतल, रेखाखंड, रेखा, संख्या रेखा, इन सबका अध्ययन किया है। उसमें से सबसे पहला हमारा टॉपिक है बिंदुओं के निर्देशांक तथा दूरी। आप सभी कक्षा 9वीं में आए हैं, आप सबको संख्या रेखा के संदर्भ में पता है कि संख्या रेखा पर हम कुछ बिंदु और बिंदु से संबंधित कुछ वास्तविक संख्या लेते हैं और उसी तरह से हमने एक संख्या रेखा यहाँ पे खींची है। कुछ बिंदु हमें दर्शाना है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने कुछ बिंदु दर्शा रही हूँ, जैसे ई, डी, ओ, ए, बी और सी। उस संदर्भ में कुछ संख्याएं मैंने दिखाई, वास्तविक संख्याएं, जैसे ए के संदर्भ संबंधित 1 है, बी के संबंधित 2, सी के संबंधित 3, ओ के संबंधित 0, डी के संबंधित -1 और ई के संबंधित -2। आप सबको पता है कि हम 0 के संदर्भ में हमारे इस बाजू में हम धनात्मक संख्याओं को लेते हैं और इस बाजू में हम ऋणात्मक संख्याओं को दर्शाते हैं। तो हर एक बिंदु के संबंधित वास्तविक संख्या दिख रही है आपको, और इसी संख्या को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। किसी संख्या रेखा के किसी बिंदु से संबंधित संख्या को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ये परिभाषा आप बना सकते हैं। किसी संख्या रेखा के किसी बिंदु से संबंधित संख्या को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। यानी कि b का निर्देशांक 2 है तो e का निर्देशांक -2 है। तो हमें इस संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी का अध्ययन करना है। अभी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी कि दो बिंदुओं का अंतर। जैसे ए बी है, ए बी का अंतर कितना होगा, दूरी कितनी होगी, बी सी की दूरी कितनी होगी, या इस बाजू में हम देखेंगे डी की दूरी कितनी होगी। दो भिन्न बिंदुओं की अगर दूरी हमें ज्ञात करनी है तो बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को हमें घटाना है। तो सबसे पहले हम सपोज अगर हमें ए बी की दूरी ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले दोनों के निर्देशांक लिखेंगे। ए का निर्देशांक 1 और बी का निर्देशांक 2 है। उस तरह हम डी के भी दूरी ज्ञात करेंगे। डी का निर्देशांक लिख लिया है -1, ई का निर्देशांक है -2। पहले हम ए बी की दूरी ज्ञात करेंगे। ए का 1 है और बी का 2 है, तो हमें दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए उसमें निर्देशांक को घटाना है, बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 सबसे बड़ा है 1 से, 2 ग्रेटर देन 1 है। हम सूत्र लिखेंगे, डिस्टेंस ए बी बराबर, ये दूरी का सूत्र है डिस्टेंस ए बी। देखो ए बी लिखते समय ए और बी के बीच में आपको कॉमा देना है और ब्रैकेट में दोनों बिंदु लेने हैं। डिस्टेंस ए बी बराबर, बड़ा निर्देशांक 2 है, 2 में से 1 को मैं घटाऊंगी, 2 - 1 बराबर 1। तो मुझे ए बी की बीच की दूरी कितनी मिली, 1 यूनिट मिली है। अब ये दूरी यानी कि बिंदुओं के बीच की लंबाई होगी, तो वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर किसी में भी आप पूछे गए सवाल में लिख सकते हैं। अभी डी की बात करते हैं हम लोग। डी का निर्देशांक -1 है और ई का निर्देशांक -2 है। अभी वापस हमें देखना है कि -1 बड़ा है या -2 बड़ा है। आप सबको पता है कि ऋणात्मक संख्या में जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी होती है ऋणात्मक वो छोटी होती है, इसलिए -1 -2 से बड़ा है। तो हमें किस में से घटाना पड़ेगा, -1 में से -2 को घटाना पड़ेगा, तब हमें जाकर डी की दूरी मिलेगी। तो वापस सूत्र लिखूंगी मैं यहाँ पे, डी डिस्टेंस डी ई बराबर -1 माइनस, अभी ई का निर्देशांक -2 है और बीच में भी माइनस साइन है, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में लूँगी, माइनस ब्रैकेट में -2। अगली स्टेप में होगा बराबर -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, 2 में से 1 को घटाया, क्या बचा, 1 बचा। तो डिस्टेंस डी बराबर 1 मिली, मतलब डी की लंबाई हमें 1 मिली। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी, दो भिन्न बिंदुओं के बीच। आगे हम प्रश्न संग्रह के उदाहरण हल करेंगे, तभी आपको अलग अलग बिंदुओं की दूरी ज्ञात करनी है।
तो यहाँ पे हमें याद रखना है, क्या याद रखना है आपको? दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी बड़े निर्देशांक में से छोटे निर्देशांक को घटाने पर प्राप्त होती है। ये सबसे बड़ा पहला पॉइंट आपको याद रखना है दूरी ज्ञात करते समय। दूसरा पॉइंट है, किसी दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी एक ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होती है। यानी कि कोई भी दो भिन्न बिंदु की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, ऋण नहीं होती। आपने कभी देखा है कि किसी संदर्भ में अगर आपको अंतर पूछा है तो वो ऋणात्मक होता है क्या? नहीं होता है, बराबर है। जैसे दो शहरों के बीच का अंतर वो हमेशा धनात्मक ही होता है। इसलिए कभी भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ये हमेशा धनात्मक होगी, ऋणात्मक नहीं होगी। और तीसरा, दोनों भिन्न बिंदुओं के निर्देशांक यदि समान हो तो उनके बीच की दूरी शून्य होती है, उनके बीच की दूरी शून्य होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है दो भिन्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते समय। हमारा अगला पॉइंट है मध्यता। इंग्लिश में कहेंगे बिटवीन, दो बिंदुओं के बीच वाला बिंदु। जैसे कोई एक बेंच पे तीन लड़के बैठे हैं तो दो लड़कों के बीच में एक लड़का है, वो मध्य हो गया, मध्य स्थित बैठा है, राइट, उसे मध्यता कहते हैं। हम एक रेखा खींचते हैं यहाँ पे और कुछ बिंदु उस रेखा पर लेते हैं। रेखा, आपको पता है कि रेखा यानी कि दोनों तरफ एरो होते हैं, यानी कि अमर्यादित होती है। रेखाखंड यानी कि मर्यादित होती है, उसके अंत बिंदु पर वो मर्यादित हो जाती है। यहाँ पे मैंने कुछ तीन बिंदु स्थापित किए, उसको मैं नाम देती हूँ यहाँ पे, जैसे P बिंदु, Q बिंदु और R बिंदु। आकृति से समझ में आ रहा है कि ये जो Q बिंदु है और P है और R है, तीनों बिंदु एक ही रेखाखंड पर है। ये तो आपको दिख रहा है, P दरम्यान Q दरम्यान R है। और आकृति से आपको समझ में आ रहा है कि Q ये जो बिंदु है दोनों बिंदुओं के बीच में स्थित है। तो ये Q बिंदु और P और R बिंदु में मध्यता हो गई। तब हम कहेंगे Q यह P और R के मध्य में स्थित है। P दरम्यान Q दरम्यान R कब होगा? डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR बराबर डिस्टेंस PR होगा। ये PQ की दूरी और QR की दूरी का योगफल यानी PR की दूरी आएगा। तब हम कहेंगे Q यह PR और R के मध्य स्थित है। अब ये रेखा दिख रही है इसलिए आपको समझ में आ रहा है, लेकिन यदि आपको सिर्फ बिंदु और उसके निर्देशांक दिए तो आपको सवाल में बताना है कि कौन सा बिंदु कौन से दो बिंदुओं के मध्य स्थित है। जैसे आपको A, B और C दिया है, A, B और C दिया है, तो आपको A के निर्देशांक, B के निर्देशांक, C के निर्देशांक के आधार पर AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी ज्ञात करनी है। यदि सबसे बड़ी दूरी और बचे दो दूरियों का योगफल होगा तो हम कहेंगे कि ये मध्य में स्थित है। जैसे यहाँ पे PR की दूरी PQ और QR का योगफल था, इसलिए हमने कहा कि Q यह उसका मध्य है और तीनों बिंदु एक ही रेखा में स्थित है। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगला पॉइंट है हमारा रेखाखंड। अब तक आपने पढ़ा कि रेखाखंड होता है, तो रेखाखंड दो बिंदुओं के स्थित जो संख्याओं का समुच्चय होता है उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे A और B बिंदु मैंने दो लिए हैं यहाँ पे, A बिंदु और B बिंदु। A और B बिंदु को मैं जोड़ देती हूँ यहाँ पे, मुझे A B रेखाखंड मिल गया, इसे A B रेखाखंड कहेंगे। तो A और B इन दोनों के बीच में जो असंख्य बिंदु स्थित है, इन बिंदु का समुच्चय जोड़कर ये मुझे A B रेखाखंड मिला है, इसलिए इसे रेखाखंड A B कहेंगे। इसलिए इसकी परिभाषा होगी, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित सभी बिंदुओं के संघ समुच्चय को रेखाखंड कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य स्थित सभी बिंदुओं के संघ समुच्चय को रेखाखंड कहते हैं। ये भी रेखाखंड होगा। रेखाखंड जो होता है A और B उसके अंत्य बिंदु है, मतलब ये मर्यादित है। यहाँ पे B के आगे और A के इस बाजू में बढ़ने वाला नहीं है, इसलिए AB की जो दूरी होगी वही उस रेखाखंड की लंबाई होगी। AB की जो दूरी होगी वही रेखाखंड की लंबाई। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, जैसे PQ एक रेखाखंड है, उसकी अगर दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे PQ ये रेखाखंड 5 सेंटीमीटर लंबाई का है। PQ ये
तो एम बराबर बी एम है, तो एम यह रेखा एक ए बी का मध्य बिंदु हो गया, रेखाखंड ए बी का मध्य हो गया, मध्य बिंदु हम कहेंगे। मैं तो इसमें आपको सवाल पूछा जाएगा कि आपको 3 बिंदु दिए हैं, ए या पी क्यू आर आर दिया है, तीनों के निर्देशांक दिए हैं, तो आपको बताना है कि पी क्यू आर आर में क्यू मध्य बिंदु है या नहीं। यदि पी क्यू बराबर क्यू आर अंतर आया, पी क्यू बराबर क्यू आर अंतर आया, तो आप कहेंगे क्यू यह पी आर का मध्य बिंदु है। प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल एक मध्य बिंदु होता है, प्रत्येक रेखाखंड का एक और केवल मध्य बिंदु होता है, आपको ध्यान। इसके भी उदाहरण हम अगले सेशन में एक्सरसाइज में से लेने वाले हैं। सर्वांगसम रेखाखंड, अगला पॉइंट है हमारा सर्वांगसम रेखाखंड। इसमें आपको समझना है कि सर्वांगसम यानी कि समान, कोई भी दो रेखाखंड की लंबाई यदि समान हो तो दोनों रेखाखंड कैसे हो गए, सर्वांगसम हो गए। इसलिए परिभाषा लिखना है आपको, यदि दो रेखाखंड की लंबाई समान हो या दूरी, दो रेखाखंड की लंबाई और दूरी समान हो तो उन रेखाखंड को सर्वांगसम रेखाखंड कहते हैं। हम दो रेखाखंड खींचते हैं, यहाँ पे ए बी एक रेखाखंड है और दूसरा है हमारा सी डी। यदि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, सी डी की भी 5 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे ए बी बराबर सी डी, यानी कि लेंथ ए बी बराबर लेंथ सी डी, यानी कि ए बी की लंबाई बराबर सी डी की लंबाई, या रेख ए बी सर्वांगसम रेख सी डी, रेख ए बी सर्वांगसम। पहला गुणधर्म है परावर्तकता, यानी कि रेख ए बी सर्वांगसम रेख ए बी, मतलब हर एक रेखाखंड स्वयं से सर्वांगसम होता है, मतलब ए बी सर्वांगसम रेख ए बी, उसे परावर्तकता कहते हैं। दूसरे गुणधर्म है हमारा सममिति। यदि ए बी रेखाखंड सी डी से सर्वांगसम है, ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी सर्वांगसम सी डी, तो सी डी ए बी से सर्वांगसम होगा। यदि ए बी सर्वांगसम सी डी होगा तो आप सी डी सर्वांगसम ए बी भी कह सकते हैं, ये वो सममिति गुणधर्म हुआ। और तीसरा गुणधर्म संक्रमिकता। यदि पहला रेखाखंड दूसरे रेखाखंड से सर्वांगसम है और दूसरा रेखाखंड तीसरे रेखाखंड से सर्वांगसम है, तो तीसरा रेखाखंड अपने आप पहले से सर्वांग, एक ए बी सर्वांगसम सी डी, रेख सी डी सर्वांगसम ई एफ है, तीसरे रेखाखंड से सर्वांगसम है, तो पहला रेखाखंड अपने आप तीसरे रेखाखंड से सर्वांगसम होगा, ए बी सर्वांगसम ई एफ। इसे संक्रमिकता गुणधर्म, तीनों गुणधर्म आपको याद रखने हैं। हमारा अगला पॉइंट है किरण। अपने रेखाखंड देखा, जो मर्यादित होता है उसके दो अंत्य बिंदु होते हैं। रेखा देखी, रेखा यानी कि उस अमर्यादित होती है। वे हमें देखना है किरण। इसके पहले भी आपने अध्ययन किया है किरण का। किरण में एक अंत्य बिंदु होता है और एक यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे हम अमर्यादित है, यहाँ पे मर्यादित है, आगे आप उसे असंख्य कर सकते, बढ़ा सकते हैं। हम यहाँ पे भी एक बिंदु लेंगे कुछ, जैसे ए बी और पी बिंदु मैंने लिया है। किरण ए बी, किरण ए बी, माना कि ए तथा बी दो भिन्न बिंदु, ए और बी दो भिन्न बिंदु है, तो रेख ए बी पर स्थित सभी बिंदु और बिंदु पी के सभी समुच्चय को किरण ए बी कहते हैं। यानी कि ये किरण ए बी है, ए बी के संदर्भ में इस रेखाखंड पर स्थित सभी बिंदु, और ये जो पी बिंदु आगे दिख रहा है आपको, और पी बिंदु के समुच्चय को किरण ए बी कहते हैं। किरण यहाँ पे एक अंत्य बिंदु होगा और यहाँ पे आपको एरो दिखाना है, उसे किरण कहेंगे। ए तथा बी दो बिंदु है, ए बी पर स्थित सभी बिंदु और बिंदु पी के सभी समुच्चय को किरण ए बी कहते हैं। आकृति में बिंदु ए को आरंभ बिंदु कहेंगे और बी को, यहाँ पे ए उसका आरंभ बिंदु है, ये क्या है उसका आरंभ बिंदु है। जैसे रेखा पी क्यू, ये
आप देखते हैं ये रेखा पी क्यू है और ये किरण है। रेखा पी क्यू में आप दोनों तरफ एरो दिख रहे हैं, मतलब ये अमर्यादित है। यहाँ पे हम इसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम पी और क्यू की बात करेंगे तो ये सिर्फ रेखाखंड हुआ, ये उसके अंत्य बिंदु हो गए पी और क्यू। ये जो लंबाई होगी वो रेखाखंड की लंबाई होगी, लेकिन रेखा का अमर्यादित समुच्चय बिंदु का समुच्चय होगा, उसे रेखा कहेंगे। ये मर्यादित बिंदु का समुच्चय पी और क्यू के बीच में इसे रेखाखंड कहेंगे। और किरण जो एक आरंभ बिंदु से होकर आगे अमर्यादित, यहाँ पे ए और बी के संदर्भ में ए भी एक रेखा खंड के, ये भी एक किरण हो गया जो ए बी में स्थित सभी बिंदु का समुच्चय और पी के सभी समुच्चय को हम ए बी किरण कहेंगे। तो इस सेशन में हमने किरण, रेखाखंड, रेखा, सर्वांग सम रेखाखंड और संख्या रेखा पर स्थित बिंदु, उसके निर्देशांक और दो भिन्न बिंदुओं के दूरी का अध्ययन किया। उसके साथ हमने रेखाखंड का मध्य बिंदु देखा और रेखाखंड की मध्यता भी देखी। इन सभी को आपको याद करना है। अगले सेशन में उन सभी पॉइंट के ऊपर हम उदाहरण हल करने वाले हैं। थैंक यू।